जादुई सुनहरा गाउन का घर। बहुत समय पहले की बात है। सुष्मिता नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ भागलपुर नाम के एक गांव में रहती थी। सुष्मिता की माँ का नाम अनुपमा था। अनुपमा के पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। उसने खुद ही मेहनत करके अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। सुष्मिता की माँ अनुपमा दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी। उसी से उनका घर चलता था। सुष्मिता भी पढ़ाई के साथ साथ अपने घर का सारा काम करती थी। एक दिन इसी तरह सुष्मिता अपने घर का काम कर रही थी। तभी उसकी माँ अनुपमा काम पर से वापस लौटती है और अपनी बेटी से कहती है, बेटी जा तो अपनी पढ़ाई कर ले, अब मैं आ गई हूँ ना, अब घर का सारा काम मैं कर लूंगी। नहीं माँ, तुम पूरे दिन काम करके थक गई होगी, तुम जाकर आराम कर लो, बस थोड़ा सा ही काम बचा है, मैं कर लेती हूँ। और रही बात पढ़ाई की, तो वो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। मुझे पता ही नहीं चला तुम कब इतनी बड़ी हो गई, जो अपनी पढ़ाई और घर का काम सब संभाल लेती हो। क्या माँ, तुम भी ना हर बात पर भावुक हो जाती हो। कुछ दिनों बाद तेरी शादी भी करवानी पड़ेगी। अब मुझे तेरी शादी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, फिर मेरी लाडो ससुराल चली जाएगी। ओफो माँ, मैंने आपसे कितनी बार बोला है, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। मैं तो पढ़ लिख कर पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ। ठीक है, आई बड़े इंस्पेक्टर बनने वाली। सुष्मिता सच में बाकी की लड़कियों से अलग थी। वो हमेशा स्कूल में फर्स्ट आया करती थी। पढ़ाई में इतना तेज होने के कारण सुष्मिता को सरकार की तरफ से एक स्कॉलरशिप मिल जाता है, जिससे कि उसका एडमिशन बहुत बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो जाता है। ये देखकर सुष्मिता की माँ भी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, खुश रह मेरी बच्ची, तू इसी तरह आगे बढ़ती रह और खूब तरक्की कर। हाँ माँ, अब देखना मेरा इंस्पेक्टर बनने का सपना बहुत जल्द पूरा होगा। उसके बाद सुष्मिता जब पहली बार अपने नए स्कूल में जाती है, तो वो वहाँ देखती है कि वहाँ सभी बड़े घर के बच्चे हैं और उनके पास बहुत महंगी चीजें हैं। वो सब देखकर सुष्मिता अपने मन में सोचती है, काश मेरे पास भी ये सारी चीजें होती तो कितना अच्छा होता। तभी क्लास की एक लड़की कहती है, अरे हमारे क्लास में एक ऐसी लड़की आ गई, लगता है कबाड़ी वाली है। हाय, मेरा नाम सुष्मिता है। अरे हमारे पास क्यों आ रही हो? दूर रहकर ही बात करो। ये बताओ, तुम्हें इस स्कूल में एडमिशन कैसे मिल गया? मेरा स्कॉलरशिप से यहाँ एडमिशन हुआ है। वो तो हमें तुम्हें देखकर ही पता चल गया था। उस लड़की की बातों पर पूरी क्लास सुष्मिता पर हंसने लगती है। इसी तरह रोजाना क्लास के बच्चे सुष्मिता का मजाक बनाते थे। सुष्मिता को बहुत बुरा लगता था। कई बार तो वो रोते हुए घर जाती थी, लेकिन सुष्मिता इन सब से अपना ध्यान हटाकर खूब मन से पढ़ाई करती थी। इसी तरह कुछ दिनों बाद दिवाली का त्योहार आने वाला था। स्कूल में दिवाली से एक दिन पहले दिवाली का फंक्शन आयोजित किया गया था। सभी लड़कियां आपस में बात करने लगती हैं कि वो फंक्शन में कौन से कलर का गाउन पहनेंगी। तभी उनमें से एक स्वीटी नाम की लड़की सुष्मिता को बुलाती है। अरे सुष्मिता, इधर आना जरा। हाँ बोलो स्वीटी। तुम कौन से कलर का गाउन पहनकर आने वाली हो? दरअसल मैंने इस बारे में अभी सोचा नहीं है। तुमने सोचा नहीं है? या तुम्हारे पास कोई गाउन है ही नहीं? हाँ, लेकिन मेरी मम्मी खरीद देगी। अच्छा, उसी कबाड़ी वाले से लोगी तुम अपना गाउन, जिससे तुमने अपना स्कूल बैग और ड्रेस ली है? उसके बाद सुष्मिता उदास मन से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और घर जाकर अपनी माँ को रोते हुए सारी बात बताती है, जिसे सुनकर सुष्मिता की माँ बोलती है, बेटा वो सारे अमीर बाप की औलाद है, तुम उनकी बातें सोचकर दुखी मत हुआ करो। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत गाउन बना दूंगी। माँ, मुझे पता है घर में बनाया हुआ गाउन कैसा होता है। वो सब मेरा मजाक बनाएंगे। छोड़ो, मुझे कल स्कूल ही नहीं जाना। सुष्मिता की माँ बाजार से कुछ मोती और लेस खरीद कर लाती है और घर में पड़े हुए कुछ पुराने कपड़ों से सुष्मिता के लिए गाउन सिलने लगती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और सुष्मिता की माँ गाउन बनाते बनाते वहीं सो जाती है। तभी रात में एक देवी माँ प्रकट होती है
और अपने जादू से उस गाउन को बहुत खूबसूरत बना देती है। सुबह उठकर जब सुष्मिता की माँ उस गाउन को देखती है तो देखकर हैरान हो जाती है और सुष्मिता को उठाती है। सुष्मिता, बेटी जल्दी उठ। क्या है माँ? आपको पता है ना आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे देर तक सोने दो। बेटा जल्दी उठ और देख। क्या है माँ? देख बेटी, कितना खूबसूरत गाउन है। गाउन का नाम सुनकर सुष्मिता फट से उठ जाती है और गाउन देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह माँ, ये इतना सुंदर गाउन किसका है? पता नहीं बेटी, मैं कल तेरे लिए एक गाउन बना रही थी, परंतु वो इतना खूबसूरत नहीं था। लगता है खुद भगवान ने तेरी मदद की है। सुष्मिता ये सब देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से वो गाउन पहनकर तैयार हो जाती है और मन में सोचने लगती है, काश मेरे पास इससे मैचिंग सैंडल और झुमके होते तो मजा ही आ जाता। सुष्मिता के ये बोलते ही वहाँ पर बहुत खूबसूरत सैंडल और झुमके प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर सुष्मिता बहुत चौंक जाती है, लेकिन खुशी के मारे इतना ध्यान न देते हुए वो सैंडल और झुमके पहनकर स्कूल चली जाती है। स्कूल में सभी लड़कियां सुष्मिता को देखकर चौंक जाती हैं, क्योंकि पूरे स्कूल में सबसे सुंदर लहंगा सुष्मिता का ही था और सबसे खूबसूरत भी सुष्मिता ही लग रही थी। जो लड़कियां उसका मजाक बनाती थीं, सभी का मुंह बन जाता है। उसके बाद फंक्शन खत्म होने के बाद सुष्मिता वापस घर आ जाती है। जहां सबके घर में तैयारियां चल रही थी, वहीं सुष्मिता के घर में कुछ नहीं हो रहा था। वो अपना गाउन पहनकर सोचती है, काश मेरे पास भी इतना पैसा होता कि मैं सबकी तरह दिवाली का त्योहार बना पाती। सुष्मिता के इतना कहते ही उसके सामने बहुत सारा पैसा प्रकट हो जाता है। ये सब देखकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो फिर भी सोचती है कि काश मेरे घर में भी लड़ियां लगी होती। उसके इतना सोचते ही उसकी पूरी झोपड़ी लड़ियों से जगमगा उठती है। सुष्मिता को समझ आ जाता है कि ये सब उस जादुई गाउन की वजह से हो रहा है। अरे वाह, ये गाउन तो जादुई है। उसके बाद सुष्मिता बहुत खुश होती है और खुशी खुशी वो अपनी माँ के साथ मिलकर दिवाली का त्योहार को धूमधाम से मनाती है। सब कुछ इसी तरह ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी एक दिन उसके घर में गांव का सरपंच आता है और कहता है, ए सुष्मिता की माँ, कहाँ मर गई तू? मुझे बेवकूफ बनाती है। 7 साल पहले तुम लोगों ने मुझसे कर्जा लिया था, आज तक पैसे नहीं लौटाए, और सुनने में आया है कि दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। माफ कर दीजिए सरपंच जी, हम बहुत गरीबी से जूझ रहे हैं। इस साल मैं आपको आपके पैसे जरूर लौटा दूंगी। बस कुछ दिनों के लिए और मेहरबानी कर दीजिए, भगवान आपका हमेशा भला करेगा। नहीं सुष्मिता की माँ, बहुत हो गया तुम्हारा। मैंने सोचा पति नहीं है, गरीबी है, तो कुछ दिन रुक जाता हूँ, लेकिन तुम लोगों ने तो हद कर दी। अब तुम इस घर को खाली कर दो, मैं इस घर को किराए पर लगाऊंगा। मालिक, ऐसा मत करो। मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? हमारा इस दुनिया में है ही कौन? मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास एग्रीमेंट है। तुम्हें इस एग्रीमेंट के हिसाब से इस घर को खाली करना होगा, क्योंकि कर्जा लेने से पहले तुमने अपना घर गिरवी रखा था। वो तो मेरी इंसानियत थी, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बहुत हो गया। सुष्मिता की माँ सरपंच के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, परंतु सरपंच उसकी एक नहीं सुनता। अंत में सुष्मिता और उसकी माँ को अपना सारा सामान लेकर घर से निकलना ही पड़ता है। वो दोनों सड़क किनारे बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं आगे क्या किया जाए। तभी अचानक से सुष्मिता को जादुई गाउन का ध्यान आता है। वो अपनी माँ को जादुई गाउन के बारे में बताती है। फिर वो दोनों जादुई गाउन को थोड़ी दूर ले जाकर उसके आगे हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे जादुई गाउन, हमारी मदद करो, हम बेघर हो गए हैं। हम गरीब को एक घर दे दो, वरना हम कहाँ जाएंगे। सुष्मिता की ये बात सुनकर जादुई गाउन में से एक आवाज आती है, सुष्मिता, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं हूँ ना। इतना कहकर वो जादुई गाउन सुनहरे रंग का हो जाता है और विशाल सुनहरे गाउन के घर के रूप में बदल जाता है। ये सब देखकर सुष्मिता और उसकी माँ को बहुत हैरानी होती है
फिर दोनों जादुई सुनहरे गाउन के घर के अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि अंदर से वो घर बहुत आलीशान है और उसमें उनके जरूरतों की सारी चीजें हैं। ये सब देखकर दोनों माँ बेटी भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं। अब वो दोनों माँ बेटी उसी घर में रहने लगती हैं और देखते ही देखते वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाती हैं। सुष्मिता भी अब अपनी क्लास में बाकी बच्चों के समान हो गई थी। अब सभी बच्चे उससे बात करना चाहते थे। इसी तरह समय बीता। सुष्मिता ने मन लगाकर पढ़ाई की और वो एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गई। इस प्रकार गरीब लड़की ने बुलंदी से अपना सपना पूरा किया। गरीब की छत। एक छोटी सी बस्ती में एक टूटे फूटे घर में जया अपने पति किशोर के साथ रहती थी। जया की एक बेटी और एक बेटा था। जया के पति किशोर एक फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे। एक दिन की बात है, जया का पति फैक्ट्री में काम कर रहा था। तभी अचानक काम करते वक्त बिजली का करंट लगने से उसकी मौत हो गई। जब जया को अपने पति की मौत की खबर मिली तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये क्या हो गया? आप मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। अब आपके बगैर मेरा और बच्चों का क्या होगा? फिर जया अपने पति का अंतिम संस्कार कर दोनों बच्चों के साथ घर लौट आई। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक सुबह, अब तो ये भी नहीं रहे। कब तक घर में अकेली बैठी रहूंगी? मुझे कुछ न कुछ काम ढूंढना ही पड़ेगा। जया अपने दोनों बच्चों को घर में अकेले छोड़कर काम ढूंढने के लिए निकल जाती है, पर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता तो थक हार कर घर वापस आ जाती है। तभी उसका छोटा बेटा गोलू भूख से रोता हुआ माँ के पास आया और बोला, माँ, भूख लगी है, खाना दो ना। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। जया रसोई में खाना बनाने के लिए गई तो उसने रसोई में रखे बर्तन में देखा कि डिब्बे में तो थोड़े से चावल पड़े हैं। मैं इन्हें बनाकर बच्चों को खिला देती हूँ। फिर वो दोनों बच्चों को खाना खिलाकर खुद भूखी सो गई। और अगली सुबह जया फिर काम की तलाश में निकल जाती है, पर आज भी उसे कोई काम नहीं मिलता और वो थक हार कर घर वापस आने लगती है। फिर अगले दिन जया ने मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचने की सोची। देखो, मैं खिलौने बेचने जा रही हूँ। तुम दोनों घर पर ही रहना और कहीं मत जाना। फिर जया थोड़ी बहुत बच्चों वाले खिलौने एक थैले में डालकर उन्हें बेचने निकल जाती है। तभी वो खिलौना हाथ में लिए जोर जोर से पुकारने लगती है, खिलौने ले लो, खिलौने, रंग बिरंगे खिलौने ले लो, सिर्फ 10 रुपए में खिलौने ले लो, खिलौने। तभी जया के हाथ में खिलौनों को देखकर एक बच्चा रोने लगता है। मम्मी, मुझे वो खिलौना चाहिए। क्या करोगे मिट्टी का खिलौना लेकर? अभी 2 मिनट में टूट जाएगा। ये अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें दुकान से एक बढ़िया सा खिलौना ला कर दूंगी। बच्चा रोता रह जाता है, पर उसकी माँ उसे खिलौना नहीं दिलाती। जया थोड़े बहुत खिलौने बेच पाती है और वापस अपने घर की तरफ आ रही थी। तभी अचानक से बारिश शुरू होने लगी। अरे, इस बारिश को भी अभी आना था क्या? जया जैसे तैसे घर पहुंची तो देखा कि घर की छत से पानी टपक रहा है। जया अपनी बेटी पिंकी से बोली, बेटा पिंकी, जल्दी से भगोना लेकर आ, नहीं तो सारे घर में पानी पानी हो जाएगा। पिंकी जल्दी से भगोना लाकर अपनी माँ जया को दे देती है। जया फटाफट से भगोना छत के नीचे लगा देती है जहाँ से पानी टपक रहा था। जया टकटकी लगाते हुए छत की तरफ देखी जा रही थी। तभी जया का बेटा गोलू ने कहा, दीदी, जब भी बारिश होती है हमारे ही घर की छत से पानी क्यों टपकता है? क्योंकि हमारा घर बहुत पुराना हो गया है ना, इसलिए हमारे घर की छत से पानी टपकता है। फिर धीरे धीरे करके पूरी छत से पानी टपकने लगता है। लगता है बारिश तेज हो गई है। घर की छत से जहाँ से भी पानी टपक रहा था
जया घर पर जितने भी बड़े बर्तन थे वो जगह जगह लगाने लगी जहाँ से पानी टपक रहा था। माँ, छत से तो पानी टपकना बंद ही नहीं हो रहा। बेटी, हम गरीब के नसीब में तो यही लिखा है। जया और उसके बच्चों की पूरी रात छत से टपकते हुए पानी के नीचे बर्तन लगाते हुए बीत गई। अगली सुबह जया का शरीर तेज बुखार से तप रहा था। माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है। पिंकी अपनी माँ को घर पर ही आराम करने के लिए कहकर खुद खिलौने बेचने निकल पड़ी। खिलौने ले लो, खिलौने, खिलौने सिर्फ 10 रुपए में, खिलौने ले लो, खिलौने। पिंकी को खिलौने बेचते बेचते शाम हो गई, पर उसका एक भी खिलौना नहीं बिकता। फिर वो उदास मन से घर लौटने लगी। चलते चलते वो रास्ते में सोचने लगी, मेरा एक भी खिलौना नहीं बिका। माँ को भी तेज बुखार है, मैं माँ को दवाई कहाँ से ला कर दूंगी? छोटा भाई भी भूखा होगा। ये सब सोचते सोचते पिंकी रोने लगी और उसे पता ही नहीं चला कि वो कब सड़क के बीचों बीच आ गई है। तभी सामने से एक तेज रफ्तार में दौड़ती हुई गाड़ी आ रही थी। जैसे ही गाड़ी पिंकी को टक्कर मारने वाली थी, तभी एक नन्ही सी परी उसका हाथ खींचकर पिंकी को बचा लेती है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? अभी कुछ हो जाता तो? माफ करना, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम परी हो ना? हाँ, मैं परी हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम सड़क पर रोते हुए क्यों जा रही थी? माँ को बहुत तेज बुखार है और घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। मैं ये खिलौने बेचने निकली थी, पर किसी ने भी मेरा खिलौना नहीं खरीदा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। अगर आपने मुझे बचाया नहीं होता तो मेरी माँ और भाई का क्या होता? ये कहते कहते पिंकी रोने लगी। चुप हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर कैसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन परी, तुम यहाँ कैसे? जैसे तुम परेशान हो, मैं भी दुखी हूँ। कुछ दिनों पहले मैं अपनी सखी परियों के साथ उड़न खटोले पर बैठकर पृथ्वीलोक घूमने आई थी, लेकिन मैं उनसे बिछड़ गई। मेरे पास जादुई उड़न खटोला नहीं है कि मैं वापस परीलोक जा सकूं। बस उन्हीं परियों के लौटने का इंतजार कर रही हूँ। 2 दिन बाद परियां पृथ्वीलोक आने वाली हैं। तो फिर ठीक है, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा और आज से तुम मेरे साथ मेरे घर में ही रहना, मेरी बहन बनकर, जब तक वो तुम्हें लेने ना आ जाएं। पिंकी के बार बार कहने पर परी पिंकी के घर चलने के लिए तैयार हो गई। फिर परी अपना रूप बदलकर पिंकी के साथ उसके घर चली जाती है। पिंकी ने घर पहुंचकर अपनी माँ को परी के बारे में बताया कि कैसे उसने उसकी जान बचाई। बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने मेरी बच्ची को मरने से बचा लिया। रात बहुत हो चुकी है, अब तुम दोनों सो जाओ। फिर सभी एक कमरे में सो गए। तभी अचानक से बारिश होने लगी और उनकी छत से पानी टपकने लगा और जैसे ही एक बूंद परी के चेहरे पर गिरी तो उसकी नींद खुल गई। तभी पिंकी के ऊपर भी छत के पानी की बूंदें टपकने लगी, जिसकी वजह से उसकी भी नींद खुल गई। इस बरसात को भी अभी आना था। छत से पानी टपकने की वजह से पिंकी की माँ और उसके छोटे भाई गोलू की भी आँख खुल गई और वो घर में रखे सारे बर्तन छत के नीचे लगाने लगे, जिससे कि छत का पानी बर्तनों में गिरे। अरे, तुम्हारी छत से तो पानी टपकता है। ऐसे तो ये छत कमजोर हो जाएगी और कभी भी गिर सकती है। हमारे पास इस घर में रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब चाहे जो भी हो, हमें इसी तरह घर में रहना पड़ेगा। परी ने देखा कि पिंकी घर में रखे हुए बर्तन लेकर छत से टपकते हुए पानी के नीचे लगा रही है। बेचारी पिंकी का छोटा भाई गोलू भी छत के नीचे कटोरा लेकर खड़ा था। उन लोगों को इस तरह देखकर परी को उन पर बड़ी दया आई। मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। फिर परी सबके सामने अपने असली रूप में आ गई। परी को देख जया और गोलू हैरान रह गए। अरे, तुम तो परी हो। हाँ,
मैं तुम्हारे घर की छत अभी ठीक कर देती हूँ ताकि तुम सभी लोग आराम से रह सको। फिर परी अपने जादू से उनकी टपकती छत को ठीक कर देती है और उनकी छत से पानी टपकना बंद हो जाता है। माँ देखो, छत से अब एक भी बूंद पानी नहीं टपक रहा। हाँ वाकई, अब छत से पानी नहीं टपक रहा। परी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमारी टपकती हुई छत को ठीक कर दिया, नहीं तो हम सब कभी अपनी छत ठीक नहीं करवा पाते। हाँ वाकई में तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमारे घर की छत को ठीक कर दिया। तुमने ही तो मुझे अपनी बहन माना है ना, फिर ये घर भी तो मेरा घर हुआ ना। फिर पिंकी, उसकी माँ और उसका भाई अपने घर में बड़े आराम से रहने लगे। वहीं परी लोग से भी नन्ही परी को लेने बाकी परियां आ पहुंची। नन्ही परी हंसी खुशी अपने घर लौट गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही नई नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।